हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एंशियंट इंडिया का बुक जो है ओल्ड एनसीईआरटी का, मतलब कि पुराना वाला जो एनसीईआरटी था उसका क्लास 11th का जो बुक है एंशियंट इंडिया का, इसके राइटर है राम शरण शर्मा। तो उस बुक से आज हम लोग हिस्ट्री आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो बेनिफिशियल होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे हिस्ट्री पूछा जाता है डिटेल में, जैसे बीपीएससी, खास करके बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी है ना, यूपीपीएससी, ठीक है। ये सब में जो हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट है उनको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो चैप्टर आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं ये थर्ड चैप्टर है। आगे का जो दो चैप्टर था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब बात उसमें किया गया है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये सब उसमें बताया गया है। तो हम लोग चैप्टर 3 से पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, है ना। तो हिस्ट्री में क्या क्या सोर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सर जैसे सोर्स मटेरियल रिमेन्स, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, लिटरेरी सोर्स, फॉरेन अकाउंट, हिस्टोरिकल, है ना, हिस्टोरिकल सेंस, कंस्ट्रक्शन, इस तरह से हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल रिमेन्स के बारे में। तो द एंशियंट इंडिया लेफ्ट इन्यूमरेबल मटेरियल्स रिमेन, द स्टोन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया एंड द ब्रिक्स मोनेस्ट्रीज इन ईस्टर्न इंडिया स्टिल स्टैंड टू रिमाइंड अस द ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट। कह रहा है कि जो एंशियंट इंडिया है हमारा, जो एंशियंट मतलब कि पहले के जो भारतीय थे, एंशियंट इंडियन जो थे, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में मटेरियल छोड़ कर गए हैं, जिससे हम लोग हिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं बेसिकली हिस्ट्री को, मतलब कि अनुमान लगा सकते हैं कि हिस्ट्री पहले क्या होता होगा। जैसे जो पत्थर के टेम्पल्स है साउथ इंडिया में, या फिर ब्रिक्स मोनेस्ट्री जो ईस्टर्न इंडिया में है, असम वगैरह उधर वाले इलाके में जो ब्रिक मतलब कि ईंट के बने हुए मोनेस्ट्रीज हैं, उससे हम लोग को ये पता चलता है कि पहले भी जो है बिल्डिंग बनाने का जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था। बट द मेजर पार्ट ऑफ दिस रिमेन्स लाई ब्यूरिड इन द माउंट्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। तो लेकिन ये सब जो बिल्डिंग है या फिर कोई मंदिर है, ये सब ज़मीन के नीचे धंस गया है ना, ज़मीन में दब गया है, और उसके ऊपर नया शहर बस गए हैं या फिर कुछ ढेर बन गया है। माउंट क्या है? तो माउंट इज एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड कवरिंग रिमेन ऑफ द ओल्ड हैबिटेशन। माउंट कहने का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऊंचा ज़मीन का कोई पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर पुराना हैबिटेशन ढका हुआ है। इट में बी ऑफ डिफरेंट टाइम्स, सिंगल कल्चर, मेजर कल्चर एंड मल्टी कल्चर। सिंगल कल्चर माउंट्स रिप्रेजेंट ओनली वन कल्चर थ्रू आउट। सिंगल कल्चर माउंट उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह का कल्चर मिलता है। सम माउंट्स रिप्रेजेंट ओनली पेंटेड ग्रे वेयर, PGW जिसको बोलते हैं। कुछ माउंट्स के अंदर जो PGW कल्चर मिलता है, कुछ के अंदर सतवाहना कल्चर मिलता है, कुछ के अंदर कुषाण कल्चर मिलता है। इन मेजर कल्चर माउंट्स वन कल्चर इज डोमिनेंट एंड अदर्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मेजर माउंट किसको बोलते हैं? जैसे मेजर कल्चर जो यहाँ पे है, मेजर कल्चर माउंट, तो उसमें हम लोग बोलते हैं जिसमें एक कल्चर जो है डोमिनेंट था, मतलब कि ज़्यादा संख्या में था, और कोई दूसरा कल्चर जो था उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मल्टी कलर्ड माउंट्स रिप्रेजेंट्स सेवरल इंपॉर्टेंट कल्चर इन सक्सेशन विथ ओकेजनली ओवरलैप विथ वन अनदर। और मल्टी कल्चर उसको बोलते हैं जिसमें जैसे एक से ज़्यादा कल्चर जब धंसा हुआ है उसमें, उस माउंट के अंदर, ठीक है। लाइक द रामायण एंड द महाभारत, एन एक्सकेवेटेड माउंट कैन यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेसिव लेयर इन मटेरियल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि रामायण पहले हुआ था, उसके बाद महाभारत। तो मान लीजिए कहीं ऐसा निकल रहा है कोई सामान जहाँ पे महाभारत से रिलेटेड हो, उसके नीचे जाएँ और गड्ढा करें वहाँ पे, तो रामायण से रिलेटेड मटेरियल निकल रहा हो, है ना, तो मल्टी कल्चर होगा। अ माउंट कैन बी एक्सकेवेटेड वर्टिकली और हॉरिजेंटली। माउंट जो है एक्सकेवेट मतलब उसको जो है वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरीके से उसको खाली करा सकते हैं। वर्टिकली एक्सकेवेशन मीन्स लेंथ वाइज डिगिंग। वर्टिकली एक्सकेवेशन मतलब होता है लेंथ वाइज डिगिंग, ऐसे गड्ढा करते जाना। और हॉरिजेंटली का मतलब होगा कि इस तरीके से गड्ढा करना, एक ही मतलब कि नीचे गड्ढा ना करके हम लोग इधर गड्ढा करना चालू करें अगल बगल। तो वर्टिकली एक्सकेवेशन मीन्स लेंथ वाइज डिगिंग टू अनकवर द पीरियड वाइज सीक्वेंस ऑफ कल्चर। कल्चर का पीरियड वाइज सीक्वेंस निकाल, पहले कौन मिल रहा है उसके बाद कौन मिल रहा है पता करने के लिए। इट इज जनरली कन्फाइंड टू अ पार्ट ऑफ द साइट। एक क्या होता है कि साइट के किसी एक हिस्से तक ही होता है, एक लिमिट मतलब कि किसी खास जगह तक सीमित रहता है। हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन मीन्स डिगिंग द माउंट एज अ होल और अ मेजर पार्ट ऑफ इट। हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन क्या होता है कि मतलब कि एक जगह ऐसे उसको फिर इस तरीके से गड्ढा करना। द मेथड में इनेबल द एक्सकेवेटर टू ऑब्टेन अ कंप्लीट आइडिया ऑफ द साइट कल्चर इन द पार्टिकुलर पीरियड। सिंस मोस्ट साइट हैव बीन डग वर्टिकली दे प्रोवाइड अ गुड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल कल्चर। कह रहा है कि बहुत सारे साइट ऐसे हैं जो मतलब कि इस तरीके से उसमें छेद किया गया है,
ठीक है, इसलिए हम लोग को उसमें से क्या मिलता है, तो पूरा क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं हम लोग कल्चर का कि पहले कौन कल्चर था। हॉरिजॉन्टल डिगिंग बीन एन एक्सपेंसिव, हॉरिजॉन्टल डिगिंग जो है काफ़ी महंगा होता है, और वेरी फ्यू नंबर, इसलिए काफ़ी कम संख्या में हॉरिजॉन्टल डिगिंग किया जाता है। वर्टिकल डिगिंग ज़्यादा किया जाता है। वर्टिकल डिगिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि सीधा लेंथ वाइज है ना, लेंथ वाइज गड्ढा करना। आगे पढ़ते हैं। Horizontal digging being very expensive or few in number, with the result that excavation do not give us a full and even adequate picture of material life in many phases of ancient Indian history. Even in those mounds which have been excavated, the ancient remains have been preserved in varying proportions. क्या कह रहा है कि जो माउंड एक्सकेवेट किया गया है उसमें से रिमेन्स मिल रहा है, उसको भी कई मतलब कि कई प्रोपोर्शन में उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। इन द ड्राई एंड क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, एंटीक्यूटीज आर फाउंड इन बेटर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन। जैसे जहाँ पे सूखा इलाका है, राजस्थान का हो गया, वेस्टर्न यूपी का हो गया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो भी है, वहाँ पे एंटीक्यूटी जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व है। बट इन मोस्ट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट, द मिडिल गंगा प्लेन इन द डेल्टाइक रीजन, इवन आयरन इम्प्लीमेंट सफर कोराइजन एंड मड स्ट्रक्चर बिकम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। तो जैसे यहाँ पे वहीं गंगा के प्लेन में यदि मतलब कि जिधर मैदानी इलाका है उस इलाके में यदि कहीं खुदाई होता है, एक्सकेवेशन होता है, तो वहाँ के एक्सकेवेशन साइट से जो आयरन मिलता है उसमें जंग लगा रहता है, मिट्टी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। It is only the phase of burnt brick structure or a stone structure at impressive and large scale remains are found in most and alluvial areas. कह रहा है कि जो एलुवियल एरिया में जो भी हम लोग को मिलता है बड़े स्केल पे, वो बर्न्ट ब्रिक का स्ट्रक्चर मिलता है ना, मिट्टी का रहेगा तो सड़ गल गया होगा पानी के कारण। एक्सकेवेशन है ब्राउट टू लाइट द सिटीज विच वे पीपल इस्टेब्लिश्ड अराउंड 2500 BC। एक्सकेवेशन के कारण से ही 2500 साल मतलब कि 2500 बिफोर क्राइस्ट, आज से यदि जोड़ लिया जाए तो 2020 और जोड़ दीजिए, तो यानी लगभग 4500 साल पहले जो बसाया गया शहर था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, है ना, वह उसके बारे में हम लोग को जानने के लिए मिलता है एक्सकेवेशन के कारण ही। सिमिलरली दे टेल अस अबाउट द मटेरियल कल्चर विच वाज डेवलप्ड इन द गंगेटिक प्लेन। उसी तरीके से हम लोग को मटेरियल कल्चर के बारे में बताते हैं जो गंगेटिक प्लेन में डेवलप हुआ था। दे शो द लेआउट ऑफ सेटलमेंट इन विच पीपल लिव्ड। कहा जा रहा है इसमें को हम लोग को दिखाता है सेटलमेंट कि किस तरीके से लोग रहते थे, कहाँ पे रहते थे, किस तरह का पॉटरी यूज करते थे, किस तरह के घर में रहते थे, किस तरीके का अनाज वो यूज करते थे, कैसा टूल्स उनका था, है ना, किस तरीके उसको हैंडल करते थे। सम पीपल इन साउथ इंडिया ब्यूरिड एलोंग विद द डेड। साउथ इंडिया में कभी कभी क्या होता था कि जब लोग मर जाते थे तो उनको दफन किया जाता था, उसके साथ उनका टूल्स, वेपन्स, पॉटरी और भी जो भी सामान उनके रहता था पर्सनल सामान, वो सब उसमें डाल दिया जाता था। विच वर इनिजिट बाई बिग पीस ऑफ स्टोन। उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर भी रख दिया जाता था, उसको हम लोग मेगालिथ बोलते थे। मेगा मतलब बड़ा, और जहाँ पे लिथोज जो है पत्थर को, स्टोन को बोलते हैं, तो मेगा प्लस लिथोज मेगालिथ बनता है। ऑल्दो सम मेगालिथ डू नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी। बाई डिगिंग देम दे केम टू लर्न ऑफ द लाइफ एंड विच पीपल लिव्ड इन द डेक्कन फ्रॉम द आयरन एज ऑनवर्ड्स। क्या कह रहा है कि तो वहाँ पे खुदाई करके हम लोग को पता चलता है कि पहले लोग कैसे रहते थे, ठीक है। The science which enable us to dig the old mound in a systematic manner in successive layer and to form an idea of material life of people is called archaeology। तो जो साइंस, जिस डिपार्ट मतलब साइंस का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, which enable us to dig the old mounds in a systematic manner in successive layers and to form an idea of the material life of the people, उसको हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं। Material remains recovered as a result of excavation and exploration are subjected to various kind of scientific examination। जो मटेरियल में रिकवर किए जाते हैं एक्सकेवेशन के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, उनको कई तरीके से साइंटिफिक वे में एग्जामिन किया जाता है कि कब का है, उसका डेटिंग करके मतलब कि कार्बन डेटिंग मेथड से उसका पीरियड निकाला जाता है कि किस राजा का ये होगा। देयर डेट्स आर फिक्स्ड बाय फॉलोइंग द मेथड ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग। उसके लिए क्या क्या मेथड यूज किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन और कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। C14 क्या है, तो कार्बन का ही एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट, जो सारे लिविंग ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है। इट डिकेज लाइक ऑल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जिस तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, डिके होता है, साइंस में पढ़े होंगे, उसमें से लगातार रेडिएशन निकलते रहता है। रेडिएशन निकलने के कारण उसका कुछ जो है मास कम होते रहता है ना, उसका मास जो है थोड़ा सा कम होते रहता है, तो इसके कारण से डिके होता है। तो उस तरह से कार्बन 14 भी एक रेडियो एक्टिव मेटल है जो डिके होते रहता है। इट डिके लाइक ऑल द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट ए इनफॉर्म रेट। एक इनफॉर्म रेट से वो डिके करता है, मतलब हमेशा एक समान डिके होता रहता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिविंग द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ C14 इज न्यूट्रलाइज। क्या करें कि जब ऑब्जेक्ट जिंदा रहता है तो C14 का जो डिके है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय ऑब्जॉर्प्शन ऑफ C14 थ्रू एयर एंड फूड। तो मतलब किसी न्यूट्रलाइज को कैसे होता है, तो C14 निकल रहा है और हम लोग खाना के थ्रू उसको ले भी रहे हैं, तो मतलब बराबर रहता है। जब आदमी मर जाता, जिंदा रहता है तब।
हाउएवर व्हेन एन ऑब्जेक्ट सीजेस टू बी अलाइव, जब वो मर जाता है, its C14 content continue to decay at a uniform rate, but it ceases to absorb C14 from air and food. By measuring the loss of C14 content in an ancient object, अब C14 कितना लॉस हुआ है उस ऑब्जेक्ट में पता करके हम लोग उसका एज डिटरमाइन कर सकते हैं. दिस बिकॉज एज स्टार्टेड अर्लियर द डिके ऑफ C14 टेक्स प्लेस एट इनफॉर्म रेट. जैसे कहा जा रहा है, अब जैसे कोई भी आदमी जिंदा है तो C14 उसमें से निकल भी रहा है और आ भी रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी चेंज नहीं होता है. लेकिन यदि देखा जाए आदमी का डेथ होने के बाद तो वहाँ से सिर्फ रिलीज होगा उसमें से कार्बन 14, उसमें आएगा नहीं. तो इसमें तो क्या होगा, वहाँ पे कार्बन की कमी होने लगेगा. तो कितना कमी हुआ है इसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि कितने साल पुराना डेड बॉडी है या हड्डी कितने साल पुराना है. इट इज नोन दैट द हाफ लाइफ साइकिल ऑफ C14 5568 ईयर. क्या करें, C14 का जो आधा लाइफ साइकिल है 5568 ईयर है, मतलब 5568 साल के बाद उसका वजन आधा हो जाएगा. The half-life of a radioactive material is defined as the period during which one half of the radioactive content is an object disappear. हाफ लाइफ साइकिल क्या होता है, तो कितने समय में और उस ऑब्जेक्ट का जो वजन है वो आधा हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ साइकिल. तो हाफ लाइफ साइकिल जो है C14 का 5568 ईयर है. Thus C14 contained in an object which ceases to alive 5568 years ago would be half of that it was when it was living in an object. जैसे अब कहा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मरते समय जितना वजन होगा 5568 साल बाद उसका आधा वजन का हो जाएगा, है ना. यदि तो उस समय यदि देखा जाए. अब आगे पढ़ते हैं. द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज नोन थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू. क्या कर रहा है कि जो हिस्ट्री है क्लाइमेट, उस समय कैसा क्लाइमेट होगा, वेजिटेशन होगा, इसको हम लोग कैसे पता करते हैं, तो प्लांट का जो रेसिड्यू बचा हुआ है उससे हम लोग पता करते हैं, और स्पेशली थ्रू पोलन एनालिसिस, खास करके पोलन एनालिसिस के द्वारा. Thus, on this basis, it is suggested that agriculture was practiced in Rajasthan and Kashmir around 7000 to 600 BC. जैसे कभी आप पढ़ते होंगे कि कश्मीर में इतना साल पहले खेती होता था, तो कैसे पता चलता है, उसी से पता चलता है. द नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ मेटल आर्टिफैक्ट्स आर एनालाइज्ड साइंटिफिकली. जो बर्तन मिलता है, जो और भी कोई सामान मिलता है, उसको साइंटिफिकली एनालिसिस किया जाता है. एंड एज अ रिजल्ट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर मेटल्स आर वेयर ऑब्टेन्ड आर लोकेटेड. और उसी के आधार पे मेटल, मतलब मेटल मिला कहाँ से है, ये भी हम लोग लोकेट करते हैं. एंड द स्टेजेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी आर आइडेंटिफाइड. एन एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल बोन्स शो वेदर द एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड एंड ऑल्सो इंडिकेट द यूज टू विच दे वेयर पुट. क्या कर रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि यदि किसी जानवर की हड्डी का हम लोग एग्जामिन करेंगे तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि जानवर को पाला जाता था या नहीं, है ना, और उससे हम लोग क्या, उस जानवर का क्या यूज होता था, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं. आगे है क्वाइंस के बारे में. ऑल्दो अ गुड नंबर ऑफ क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड ऑन द सरफेस. क्या करें कि सरफेस पे भी, ठीक है, अच्छे संख्या में पुराने सिक्के पाए जाते हैं. मैनी ऑफ देम हैव बीन अनअर्थ बाय डिगिंग. लेकिन कुछ जो है खनन के द्वारा भी निकाले जाते हैं. द स्टडी ऑफ द क्वाइंस इज कॉल्ड नुमिस्मेटिक्स. तो ये जो क्वाइंस का स्टडी है इसको हम लोग नुमिस्मेटिक्स बोलते हैं. एंशियंट इंडियन करेंसी वाज नॉट इशूड इन द फॉर्म ऑफ पेपर. पहले जो है करेंसी पेपर में नहीं निकाला जाता था. एज इज बीइंग यूज्ड दिस डेज एज मेटल कॉइंस, है ना. आज जैसे मेटल कॉइंस निकलता है उस तरीके से निकलता था, सोना का, चांदी का, कॉपर का, इस तरह का. एंशियंट कॉइंस वर मेड ऑफ मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लीड. कॉइन मोल्ड्स मेड ऑफ बर्न्ट क्ले हैव बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर्स. क्या करा है कि कॉइन का मोल्ड्स भी मिला है हम लोग को, बर्न्ट क्ले का बना हुआ, ठीक है, काफ़ी संख्या में मिला है. मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द कुषाण पीरियड. जो भी इसमें का कॉइन मोल्ड्स जो मिलता है वो कुषाण पीरियड का ही रहता है. द फर्स्ट 3 क्रिश्चियन, जैसे कुषाण पीरियड कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 3 क्रिश्चियन सेंचुरी. द यूज ऑफ सच मोल्ड्स इन पोस्ट गुप्त पीरियड ऑल्सो डिसअपियर्ड. सिंस देयर वाज नथिंग लाइक द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इन एंशियंट टाइम. पहले जो है आज जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप है उस तरह से कोई सिस्टम नहीं था. पीपल केप्ट मनी इन अर्थनवेयर. तो लोग क्या है, मिट्टी के बर्तन में जो है सामान रखते, मतलब कि पैसा रखते थे, मनी को रखते थे. या ब्रास के भेजल में भी, है ना, ब्रास यानी कि पित्तल. एंड मेंटेन देम एज ए प्रीसियस होड्स ऑन विच दे कुड फॉल बैक इन टाइम ऑफ नीड. और उसको काफ़ी अच्छे से रखते थे ताकि जब उनको जरूरत पड़े तब पैसा को यूज कर सके. मैनी ऑफ देम होड्स कंटेनिंग नॉट ओनली इंडियन कॉइंस बट ऑल्सो दोज मिंटेड अब्रोड सच इन रोमन इंपायर हैव बीन डिस्कवर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. तो इसी तरीके कई आपको मिला है, इकट्ठा किया हुआ, है ना, जिसमें न सिर्फ इंडियन कॉइन बल्कि रोमन इंपायर का भी कॉइन आप लोग को मतलब वहाँ पे मिलता है कंट्री के डिफरेंट हिस्से से. दे आर प्रिजर्व मोस्टली इन म्यूजियम. तो फिर सिक्के को इंडियन गवर्नमेंट जो है म्यूजियम में प्रिजर्व करती है, ठीक है. जैसे कलकत्ता, पटना, लखनऊ, पटना म्यूजियम में बहुत सारे आपको सिक्का मिलेगा, है ना. दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, ये सब जगहों पे उसको फिर प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है.
इंडियन कॉइन्स आर फाउंड इन द म्यूजियम ऑफ नेपाल। यहाँ तक कि इंडियन कॉइन जो है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ के म्यूजियम में भी मिलेगा आपको। सिंस ब्रिटेन रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, ब्रिटिश ऑफिशियल सक्सीडेड इन ट्रांसफरिंग मैनी ऑफ द इंडियन कॉइन टू प्राइवेट एंड पब्लिक कलेक्शन इन दैट कंट्री। इंडिया में ब्रिटिश का शासन काफ़ी लंबे समय तक रहा था, इस कारण से ब्रिटिश ऑफिसर जो थे यहाँ से पैसा को, मतलब कि इंडियन कॉइन पुराने सिक्के को वहाँ के म्यूजियम में या फिर अपने प्राइवेट मतलब अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में भी ट्रांसफ़र करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे। कॉइन्स ऑफ द मेजर डायनेस्टीज हैव बीन कैटलॉग्ड एंड पब्लिश्ड। क्या करा है कि डिफरेंट डायनेस्टी का जो कॉइन है उसको कैटलॉग बनाकर पब्लिश भी किया गया। वी हैव कैटलॉग्स ऑफ कॉइन इन द इंडियन म्यूजियम ऑफ कलकत्ता, ऑफ इंडियन कॉइन्स इन ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन एंड सो ऑन। बट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स विच हैव येट टू बी कैटलॉग्ड एंड पब्लिश्ड। क्या करें, लेकिन फिर भी इतने सारे सिक्के का सारे राजाओं के कैटलॉग नहीं बना पाया है अभी, उसके सिक्के का कैटलॉग कि उस राजा के द्वारा कैसा कैसा सिक्का चलाया गया था। आवर अर्लीस्ट कॉइन कंटेन्स अ फ्यू सिंबल। जो पहले का कॉइन था हम लोग का, पुराना वाला कॉइन था, उसमें काफ़ी कम संख्या में सिंबल होता था। बट द लेटर कॉइन्स मेंशन द नेम ऑफ किंग, गॉड्स और डेट्स। लेकिन बाद में जो सिक्के जो आता था उस पर किंग का नाम, गॉड का नाम, डेट उस समय का दिया रहता था। एंड द एरिया वेयर दे वर फाउंड इंडिकेट द रीजन ऑफ देयर सर्कुलेशन। और जिस इलाके में पाया जाता है उससे हम लोग को पता चलता है किस इलाके में वो सिक्का चलता था। दिस हैज इनेबल्ड अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सेवरल रूलिंग डायनेस्टी। तो इससे क्या होता है कि हम लोग हिस्ट्री को जोड़ पाते हैं कि कौन राजा के बाद कौन आया होगा। स्पेशली ऑफ द इंडो ग्रीक्स विच केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान एंड रूल्ड हेयर इन द सेकेंड एंड द फर्स्ट सेंचुरी BC। सिंस कॉइन्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस सच एज डोनेशंस, मोड ऑफ पेमेंट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दे थ्रो कंसिडरेबल लाइट ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री। अब सिक्का का यूज हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स में, कहने का मतलब कोई सामान को खरीदने में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, ठीक है। तो किस राजा में किस तरह का सिक्का चलता था, इससे उसका इकोनॉमिक हिस्ट्री पता चलता है कि वो राजा कैसा था, उसके राज्य में कैसा शासन व्यवस्था था। सम कॉइन्स वेर इशूड बाय द गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट एंड गोल्ड स्मिथ विच विद द परमिशन ऑफ रूलर। कुछ कॉइन जो थे मर्चेंट यानी व्यापारी के समूह के द्वारा, गिल्ड ऑफ मर्चेंट यानी कि व्यापारियों के समूह के द्वारा, गोल्ड स्मिथ के द्वारा भी इशू किए जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं कोई लीगल वे में होता था, रूलर से परमिशन लेकर किया जाता था। दिस शो दैट क्राफ्ट एंड कॉमर्स हैड बिकम इंपॉर्टेंट। इससे पता चलता है कि क्राफ्ट और कॉमर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कॉइन्स हैव ट्रांजेक्शन ऑन अ लार्ज स्केल एंड कंट्रीब्यूटेड टू ट्रेड। कॉइन से ट्रेड होता था, काफ़ी बड़े स्केल पर ट्रांजेक्शन होता था। वी गेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पोस्ट मौर्यन टाइम्स। मौर्यन मतलब कि मौर्य एम्पायर के खत्म होने के बाद आपको ज़्यादा संख्या में सिक्का देखने को मिलेगा। दीज वर मेड ऑफ लीड, प्रोटीन, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड। द गुप्त इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। ये याद रखिए, गुप्त पीरियड में सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का चलाया गया था। ऑल दिस इंडिकेट दैट ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड। इससे क्या पता चलता है कि गुप्त पीरियड में जो है ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा होता था, स्पेशली इन द पोस्ट मौर्य एंड द गुड पार्ट ऑफ गुप्ता टाइम्स। बट द फैक्ट दैट ओनली फ्यू कॉइन्स बिलोंगिंग टू पोस्ट गुप्त टाइम्स हैव बीन फाउंड इंडिकेट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन दैट पीरियड। लेकिन यदि गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया उसके बाद से देखा जाता है कि सिक्का उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि उसके बाद फिर मतलब गुप्त पीरियड के बाद फिर से ट्रेड जो है कम हो चुका था। कॉइन्स ऑल्सो पोर्ट्रे किंग्स एंड गॉड्स। कि कॉइन पे किंग्स और गॉड्स के बारे में दिया जाता है, उसका रिलीजियस सिंबल उसमें और भी आर्ट का दिखाया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो फार मोर इंपॉर्टेंट इन कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन। क्या करें कि सिक्का से काफ़ी लिमिटेड जानकारी मिलता है, इससे ज़्यादा जो है इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। देयर स्टडीज कॉल्ड इपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन के पढ़ने का जो ब्रांच है उसको इपिग्राफी बोलते हैं। एंड द स्टडी ऑफ द ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड अदर ओल्ड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। और उसमें जो पुराना राइटिंग है ना, जो उस समय का जो यूज किया गया फॉन्ट है, उसको पढ़ने का, उसके रिकॉर्ड को पढ़ने के उसको हम लोग पैलियोग्राफी बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन वेयर कार्व्ड ऑन सील्स। इंस्क्रिप्शन जो है सील पे, स्टोन पिलर, रॉक, कॉपर प्लेट, टेम्पल वॉल, ब्रिक और इमेजेस, ये सब पे कार्विंग किया जाता था। इन द कंट्री एज अ होल द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वेयर रिकॉर्डेड ऑन द स्टोन। क्या करें कि पूरे कंट्री में देखा जाए तो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन जो मिला था वो स्टोन पे था, पत्थर पे था। बट इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन ईरा कॉपर प्लेट्स बिगन टू यूज फॉर दिस पर्पस। लेकिन जब से कॉमन ईरा आया है ना, BC खत्म होने के बाद से देखा जाए तो कॉपर प्लेट का यूज किया जा रहा है इस पर्पस के लिए। इवन देन द प्रैक्टिस ऑफ इनग्रेविंग इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन कंटिन्यूड इन साउथ इंडिया ऑन लार्ज स्केल। लेकिन फिर भी मतलब कि नॉर्थ इंडिया में कॉपर प्लेट मिलने लगा, फिर भी साउथ इंडिया में बड़े स्केल पे पत्थर पे ही इंस्क्रिप्शन देखा मिलता है अभी भी। वी हैव आल्सो इन दैट रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड ऑन वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स टू सर्व एज परमानेंट रिकॉर्ड। कहा जा रहा है कि साउथ इंडिया में देखा जाए तो दीवालों पे भी बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस को वहाँ पे गढ़ा गया है, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके, खास करके टेम्पल के दीवालों पे।
लाइक कॉइन्स इंस्क्रिप्शन आर प्रिजर्व इन वेरियस म्यूजियम ऑफ द कंट्री, सिक्का की तरह इंस्क्रिप्शन को भी म्यूजियम में प्रिजर्व किया जाता है। बट द लार्जेस्ट नंबर में भी फाउंड इन द ऑफिस ऑफ चीफ एपिग्राफिस्ट एट मैसूर। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे चीफ एपिग्राफिस्ट का जो ऑफिस है मैसूर में, वहाँ पे आपको ज़्यादा संख्या में इंस्क्रिप्शन मिलेगा। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वे रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज इन 3rd सेंचुरी BC। ठीक है, जो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन जो मिला है वो प्राकृत लैंग्वेज में उसमें लिखा गया है, 3rd सेंचुरी BC का है वो। संस्कृत वाज अडॉप्टेड एन एपिग्राफिक मीडियम इन द 2nd सेंचुरी AD। 2nd सेंचुरी में AD में आकर के संस्कृत को एपिग्राफी के मीडियम के रूप में यूज किया जाने लगा। एंड इट यूज बिकम वाइड स्प्रेड इन द 4th एंड 5th सेंचुरी। 4th और 5th सेंचुरी संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। इवन देन प्राकृत कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड, लेकिन फिर भी प्राकृत का यूज अभी भी होता था, मतलब 4th 5th सेंचुरी में भी। इंस्क्रिप्शन बिगेन टू बी कंपोज इन रीजनल लैंग्वेज इन द 9th एंड 10th सेंचुरी। 9वीं और 10वीं शताब्दी की बात की जाए तो इंस्क्रिप्शन उस समय रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाता था। मोस्ट इंस्क्रिप्शन बेयरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ मौर्य, पोस्ट मौर्य एंड गुप्त टाइम्स हैव बीन पब्लिश्ड इन द सीरीज ऑफ कलेक्शन कॉल्ड कॉर्पस इंस्क्रिप्शोनियम इंडिकेरम, है ना। बट नॉट टू मैनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ पोस्ट गुप्त टाइम्स हैव बीन अपीयर्ड इन द सच सिस्टमेटिक कंपाइलेशंस। इन द केस ऑफ साउथ इंडिया टोपोग्राफिकल लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन हैव बीन ब्रॉट। क्या करें, साउथ इंडिया में देखा जाए तो टोपोग्राफिकल लिस्ट बनाया गया इंस्क्रिप्शन का। स्टिल देर आर मोर देन 50,000 इंस्क्रिप्शन मोस्टली ऑफ साउथ इंडिया विच अवेट पब्लिकेशन। कहा जा रहा है कि अभी कम से कम तो 50,000 इंस्क्रिप्शन हो गया साउथ इंडिया का जिसको पब्लिश नहीं किया गया। पब्लिश करने के बाद तो उस पर जो लिखा गया है उसको आज के लैंग्वेज में पेपर पे लिख करके पब्लिश नहीं किया गया कि वो क्या लिखा हुआ। द हड़प्पन इंस्क्रिप्शन विच वेयर विच अवेट डिसिफरमेंट। क्या करा है कि बहुत सारा हड़प्पा काल का इंस्क्रिप्शन है जो अभी तक डिसिफर नहीं हुआ। डिसिफर मतलब कि किसी कोड लैंग्वेज को डिकोड कर देना, उसको डिसिफर बोलते हैं। सिम टू हैव बीन रिटन इन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा में जो लिटरेचर चलता था पिक्टोग्राफिक था, पिक्चर के सहारे लोग उसमें बात करते थे। इन विच आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट वेर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। कहा जा रहा है कि उसमें मतलब उसमें जो भी बोलना होता था पिक्चर के फॉर्म में लोग बोलता था। अशोकन इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है मेनली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। विच वर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखिएगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। बट सम वेर ऑल्सो इनसाइड इन द खरोष्टी स्क्रिप्ट विच आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, खरोष्टी जो है राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। ये तो कई क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया कि खरोष्टी लिपि किस तरीके से लिखा जाता है, तो याद रखिएगा राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। हाउ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्रिवेल इन द होल कंट्री एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है पूरे कंट्री में चलता था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को छोड़ करके। ग्रीक एंड अरेमिक स्क्रिप्ट वेर एम्प्लॉयड इन राइटिंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आज जो इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था, ग्रीक और अरेमिक स्क्रिप्ट यूज किया जाता था पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाके में। ब्राह्मी कंटिन्यू टू बी द मेन स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ गुप्ता टाइम। तो गुप्ता पीरियड के आने तक ब्राह्मी जो है अभी मेन स्क्रिप्ट के रूप में यूज किया जाता था। एंड एपिग्राफिस्ट कैन डिसिफर मोस्ट इंस्क्रिप्शन इन द कंट्री अप टू अबाउट 7th सेंचुरी। हमारे जो मतलब हमारे देश में जो भी एपिग्राफिस्ट हैं अभी तक वो डिसिफर जो कर पाए 7th सेंचुरी तक के जो मिला है इंस्क्रिप्शन उसको डिसिफर कर पाए। इफ़ एज केयरफुली लर्न ब्राह्मी एंड इट्स वेरिएशंस। मतलब कि यदि किसी एपिग्राफिस्ट को ब्राह्मी आता है, ब्राह्मी लिपि पढ़ समझता हो, तो 7वीं सेंचुरी तक का जो भी इंस्क्रिप्शन है उसको डिसिफर कर पाता है। बट आफ्टर वर्ड वी नोटिस अ स्ट्रॉन्ग रीजनल वेरिएशन इन दिस स्क्रिप्ट विच इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद से डिफरेंट वेरिएशन आने लगा। जैसा कि आपको पीछे देखे थे कि 9वीं 10वीं शताब्दी आते आते रीजनल लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन होता था, उसके लिए कोई अब एक कॉमन लैंग्वेज नहीं था। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा बिलोंगिंग टू अबाउट 2500 BC। दे हैव नॉट बीन डिसिफर्ड सो फार। हड़प्पा का जो है वो अभी तक पढ़ नहीं पाया है कोई। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन सो फार इशूड बाय अशोका इन द 3rd सेंचुरी BC। इन द 14th सेंचुरी AD 2 अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन वेर फाउंडेड फिरोज शाह तुगलक, वन इन मेरठ एंड अदर एट अ प्लेस कॉल्ड टोपरा इन हरियाणा। जैसे कहा जा रहा है कि 14th सेंचुरी में, ठीक है, 14th सेंचुरी AD यानी कि 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 2 अशोक के ज़माने का पिलर इंस्क्रिप्शन खोजा गया था। ठीक है, एक मेरठ में था, दूसरा टोपरा में था। टोपरा हरियाणा में है और दोनों को दिल्ली लेके आया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस राजा के मतलब कि कौन दिल्ली सल्तनत का राजा था जो अशोक के पिलर को दिल्ली लाया, है ना। तो याद रखिएगा एक मेरठ से, एक टोपरा से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा FST के द्वारा, शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, FST के द्वारा दिल्ली लाया गया था। ही ब्रॉट देम टू दिल्ली एंड आस्क्ड द पंडित ऑफ दिस एम्पायर टू डिसिफर द इंस्क्रिप्शंस। वो दिल्ली लाया और उस समय जो पंडित थे उनको बोला कि इंस्क्रिप्शंस को पढ़ो क्या लिखा हुआ, बट दे फेल टू डू सो। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं पढ़ा पाए, डिसिफर नहीं कर पाए, वो स्क्रिप्ट नहीं आता था। द सेम डिफिकल्टी वाज फेस्ड बाय ब्रिटिश व्हेन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी दे डिस्कवर्ड अशोकन इंस्क्रिप्शन। ब्रिटिश को भी अशोक के ज़माने का इंस्क्रिप्शन मिला था 18वीं शताब्दी में।
तो भी नहीं पढ़ पाया, उन लोग को भी, ब्रिटिश को भी काफ़ी दिक्कत हुआ। द एपिग्राफ्स वेयर फर्स्ट डिसिफर्ड, जो तो अशोक का जितना भी एपिग्राफ था वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा डिसिफर किया गया, है ना। एक सिविल सर्वेंट था वो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काम करता था बंगाल में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक का जितना भी पिलर था उसका पढ़ा गया कि लिखा किया गया है। वी हैव वेरियस टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन, हम लोग के पास कई तरह के इंस्क्रिप्शन है। सम कन्वे रॉयल ऑर्डर्स, कुछ पे जो है राजा का ऑर्डर रहता है। एंड डिसीजन रिगार्डिंग सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर टू ऑफिशियल एंड पीपल इन द जनरल, है ना। तो उस पर सामाजिक मुद्दे पे लिखा रहता है या रिलीजियस मुद्दे पे लिखा रहता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू दिस कैटेगरी, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है। अदर आर वोटिव रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, है ना, ये रिलीजियस इंस्क्रिप्शन भी होते हैं। who put up pillars, tablet, temples or images as mark of devotion. Still other type eulogize the attributes and achievement of king and conquerors. का बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा रहता है, तो राजा का तारीफ किया रहता है कि ये राजा जो है कहाँ कहाँ लड़ाई जीता था, कहाँ कहाँ राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। कभी भी वीकनेस पे बात किया नहीं किया जाता है। कोई भी इंस्क्रिप्शन में आज तक ये नहीं मिला है कि वो राजा का वीकनेस बताया गया हो कि राजा कितना लड़ाई हारा था, ये कहीं नहीं बताया गया ना। सब जगह ही बताया राजा इतना लड़ाई जीता था, ठीक है। तो राजा तो हारेगा भी, लेकिन किसी भी इंस्क्रिप्शन में बात नहीं बताया गया है। तो डिस कैटेगरी बिलोंग द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, तो इस कैटेगरी में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त का। फाइनली वी हैव मैनी डोनेटिव रिकॉर्ड विच रेफर स्पेशली द गिफ्ट ऑफ मनी, तो उसमें कई इंस्क्रिप्शन में डोनेशन के बारे में दिया रहता है, दान के बारे में दिया रहता है, जैसे पैसा दान करना, कैटल, लैंड, ये सब के दान के बारे में लिखा रहता है। मेनली फॉर रिलीजियस पर्पस, ये दान जो मेनली रिलीजियस पर्पस के लिए होता था। मेड नॉट ओनली बाय किंग एंड प्रिंसेस बट ऑल्सो बाय आर्टिसन एंड मर्चेंट्स, ठीक है। ये दान जो था राजा तो देते ही थे, प्रिंसेस तो देते ही थे, बल्कि इसके अलावा आर्टिस्ट और मर्चेंट व्यापारी लोग भी देते थे। इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग लैंड ग्रांट्स मेड मेनली बाय चीफ्स एंड प्रिंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ लैंड सिस्टम। कुछ इंस्क्रिप्शन पे लैंड के बारे में बताया गया, उस समय का लैंड ग्रांट सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को। दे वर मोस्टली इनग्रेव्ड ऑन द कॉपर प्लेट, जो लैंड ग्रांट के बारे में जो था वो मेनली कॉपर प्लेट पे लिखा जाता था। द रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रांट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड विलेजेज मेड टू मॉन्क्स, प्रीस्ट एंड टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, वेसल्स एंड ऑफिशियल्स, दे आर रिटन इन ऑल लैंग्वेज। ये सब जो है सारे लैंग्वेज, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, हर लैंग्वेज में आपको मिल जाता है। लिटरेरी सोर्स, तो ऑल्दो द एंशियंट इंडियंस न्यू राइटिंग एज अर्ली एज 2500 BC, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में 2500 BC में भी लोग लिखना चालू कर दिए थे। आवर मोस्ट एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर नॉट ओल्डर देन द 4th century AD एंड हैव बीन फाउंड इन सेंट्रल एशिया। इन इंडिया दे आर रिटन ऑन बर्च बार्क एंड पाल्म लीफ। इंडिया में जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो पाल्म लीफ पे मेनली लिखा जाता है, लेकिन सेंट्रल एशिया में वेयर द प्राकृत लैंग्वेज हैड स्प्रेड फ्रॉम इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट आर आल्सो रिटन ऑन शीप लेदर। लेकिन सेंट्रल एशिया में बात किया जाए तो वहाँ भी जो है प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि इंडिया से ही फैला था, वहाँ सीप के लेदर पे, है ना, सीप यानी कि भेड़ के जो लेदर होता था उस पर या फिर बुलेन टैबलेट पे लिखा जाता था। दिस राइटिंग्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन बट दे आर गुड एज मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या करें कि इसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, जो आपको मिडिल एशिया में मिलता है, सेंट्रल एशिया में, लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट की तरह होते हैं। When printing was not known, manuscript were valued immensely। जब प्रिंटिंग नहीं होता था, प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी नहीं था, तो मैन्युस्क्रिप्ट का काफ़ी ज़्यादा इज्जत होता था, उस समय काफ़ी उसको वैल्यू मिलता था। ऑल द ओल्ड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री, द मोस्टली बिलोंग टू साउथ इंडिया। क्या कह रहा है कि संस्कृत में लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट जो है पूरे कंट्री में मिलता है, लेकिन मेनली वो साउथ इंडिया का होता है, कश्मीर का होता है, नेपाल का होता है। एट प्रेजेंट इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली प्रिजर्व इन द म्यूजियम्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। आज देखा जाए तो इंस्क्रिप्शन को जो है प्रिजर्व किया जाता है म्यूजियम में और मैन्युस्क्रिप्ट को लाइब्रेरी में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे लिटरेरी सोर्स अभी और है, उसके आगे जो भी है हम लोग और पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्स के बाद आपको मिलेगा फॉरेन अकाउंट यानी कि फॉरेन ट्रेवलर का जो लिखा हुआ है, उसके अलावा उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म होगा, है ना। तो लिटरेरी सोर्स और भी है आगे, हम लोग इसको अब कल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ सुधार किया जा सकता है ना, तो जो भी आपको लगता है इसमें इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ये जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।